नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। आज खर्चा पानी में बात करेंगे दो तरह के टैक्स हलचल की। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी में होने वाले एक बहुत बड़े बदलाव की, जो आपके मोबाइल और रेस्टोरेंट बिल से लेकर रोजमर्रा की तमाम जरूरतों और कीमतों पर असर डालेगा। ये भी कि बेकरी शॉप में मोमोज बेचने वालों के पीछे क्यों पड़ी है सरकार, और साथ ही साथ देश ही नहीं दुनिया में सबसे ज्यादा बाइक चलाने वाली दोपहिया कंपनी पर क्यों बड़े इनकम टैक्स के ताबड़तोड़ छापे। इन छापों से महाराष्ट्र से लेकर गुड़गांव तक, स्टार्टअप से लेकर बिल्डरों तक की नींद क्यों उड़ गई है। आज के हमारे गेस्ट एक्सपर्ट होंगे देश के जाने माने टैक्स कंसल्टेंट विमल जैन, जो आसान भाषा में इन मसलों की तहकीकात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की आर्थिक सुर्खियां। पेटीएम का आईपीओ लॉन्च होने के बाद से इसके शेयर 3/4 यानी करीब 75% टूट चुके हैं। इस शेयर में गिरावट की खबर नई नहीं है, लेकिन नया यह है कि इतनी बड़ी कंपनी में लाखों लोगों की जमा पूंजी डूबने पर खुद शेयर बाजार हैरान है। और अब कंपनी को सफाई देनी पड़ रही है कि इतनी बड़ी गिरावट के पीछे उसका कोई हाथ नहीं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कल पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस से इस बारे में सफाई मांगी थी। आज कंपनी की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया कि कंपनी की बुनियादी सेहत अच्छी है, लेकिन इसके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं जिसका असर शेयर प्राइस और वॉल्यूम पर पड़ सकता है। कंपनी की ओर से कहा गया कि वह कॉर्पोरेट लॉ और सेबी के नियमों का पालन करती रही है और समय समय पर स्टॉक एक्सचेंजेस को सभी जरूरी डिस्क्लोजर तय सीमा के भीतर मुहैया कराती रही है। आपको बताते चलें कि पेटीएम ने नवंबर 2021 में 2150 रुपए प्रति शेयर के भाव पर आईपीओ लॉन्च किया था, लेकिन पहले ही दिन शेयर बुरी तरह टूटे। उसके बाद गिरावट का सिलसिला कुछ यूं चला कि आज ये 535 रुपए से भी नीचे जा लुढ़का है। आईपीओ में निवेश करने वाले निवेशकों को प्रति शेयर 1,500 रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। कंपनी की कुल बाजार पूंजी 1.39 लाख करोड़ रुपए से घटकर 35,000 करोड़ रुपए तक आ गई है। पिछले दिनों कंपनी से जुड़े पेटीएम पेमेंट बैंक में नए अकाउंट खोलने पर आरबीआई ने पाबंदी लगा दी थी। इसके बाद इसके पेमेंट सिस्टम पर भी सवाल उठता रहा है और हमारे कई भोले भाले व्यूअर्स ये सवाल भी पूछने लगे हैं कि उनके पेटीएम वॉलेट में पड़ा पैसा तो सेफ है ना। हम उन्हें साफ कर दें कि गिरावट कंपनी के शेयर्स में आ रही है, जिसका आपके वॉलेट से कोई लेना देना नहीं है। अब दूसरी सुर्खी पर आते हैं। जैसा कि कल के एपिसोड में हमने आशंका जताई थी कि करीब 4 महीने बाद पेट्रोल और डीजल कीमतों में हुई बढ़ोतरी थमने वाली नहीं और सरकार कीमतों में थोड़ा थोड़ा इजाफा करते हुए महंगे क्रूड से हो रहे नुकसान की भरपाई करेगी। आज सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार दूसरे दिन कीमतों में करीब 80 पैसे की बढ़ोतरी कर दी। इस इजाफे के साथ दिल्ली में पेट्रोल के दाम 97.01 प्रति लीटर, जबकि डीजल के दाम 88.27 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। बिहार जैसे ज्यादा वैट वाले राज्यों में तो पेट्रोल के दाम 106.91 रुपए प्रति लीटर तक जा पहुंचे हैं। एक अनुमान के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अब तक हुई बढ़ोतरी के मद्देनजर सरकार अगर एक्साइज ड्यूटी में वाजिब कटौती करती है तो भी पेट्रोल और डीजल के दाम 10 रुपए तक बढ़ने तय हैं। टैक्स में राहत नहीं मिलने की सूरत में क्रूड की महंगाई देर सवेर घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल में 20 से 25 रुपए तक का इजाफा कर सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि क्रूड में महंगाई को लेकर सबसे बुरा दौर पीछे छूटता नजर आ रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ये $139 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। फिलहाल ये 116 रुपए के आसपास है। अनुमान है कि अगर ग्लोबल हालात सुधरे तो ये जल्द ही $100 प्रति बैरल के नीचे भी आ सकता है। अब आते हैं आज के खास मुद्दे पर। हमारी रोटी, कपड़ा और मकान से लेकर मोबाइल, सिनेमा और इंटरनेट डेटा तक की कीमतें तय करने वाले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी में बड़े बदलाव की कवायद तेज हो गई है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जल्द ही जीएसटी के 12% और 18% रेट्स को मर्ज करके 15% का एक नया स्लैब बनाया जाएगा। इस बारे में गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जीओएम जल्द ही सरकार को अपनी सिफारिश सौंपेगा। क्या है ये कवायद और इसका आम कंज्यूमर्स पर क्या असर होगा, इस बारे में हमने एक्सपर्ट की राय ली। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। कंज्यूमर के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर मान लीजिए वो कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज 12% पे खरीदता था, अगर आपने उसका 15 कर दिया तो यानी 3% का जो बढ़ा जीएसटी रेट बढ़ा, उसका इंसिडेंस कंज्यूमर को बियर करना पड़ेगा। आज की डेट में अगर आप देखें तो डिफरेंट जीएसटी के स्लैब हैं, 3%, 5%, 12%, 18%, 28% और कॉम्पेंसेशन सेस भी लगता है कई स्पेसिफाइड प्रोडक्ट के ऊपर। तो इनने क्या मैथमेटिक्स की थी, मैं ये बताना चाहता हूँ व्यूअर्स को कि मान लीजिए किसी प्रोडक्ट के ऊपर सेंट्रल एक्साइज की रेट 6% थी,
और उस पर वैट का रेट 5% था। तो उन्होंने क्या किया, वो सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज 12% की कैटेगरी में डाल दिए। उन्हें इस तरह की कवायद की थी। जब जीएसटी आया था तो ये भी एक डिस्कशन चल रहा था कि क्या प्राइसिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर के लिए बढ़ जाएंगे। अगर इन्फ्लेशन हो जाता जीएसटी से तो जीएसटी सक्सेसफुल नहीं होता। अब जब हम रेट रैशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इतने डाइवर्जेंट स्लैब हैं जिसमें क्लासिफिकेशन का डिस्प्यूट है। अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया कि जो बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं उस पर क्या 5% लगे, 12% लगे, 18% लगे, और मैंने कहा कि रेस्टोरेंट के लिए 5% लगना चाहिए। तो ये जीएसटी के जितने डिफरेंट स्लैब हमने बना रखे हैं इसमें क्लासिफिकेशन का डिस्प्यूट हो रहा है। कई बार डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट बोलता है नहीं नहीं ये 5% नहीं, ये तो 18% लगेगा, और ये क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है। तो जो अभी ये रेट रैशनलाइजेशन की बात चल रही है जिसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर फॉर्म किए गए हैं, बट आपने देखा अभी रिसेंटली 5 स्टेट में इलेक्शन हुए हैं जहां पे गवर्नमेंट फॉर्म होनी है, यानी वहां के लोकल जो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है। तो ये रेट रैशनलाइजेशन अभी इमीडिएटली नहीं आने वाला, बट जो पब्लिक डोमेन पे बात हो रही है कि 12% और 18% के स्लैब को ये 15% पे ले आएंगे। तो जो 18 पे होंगे और 15 पे आ गए वो तो एडवांटेज पे रहे, क्योंकि अब वो 18% देते थे अब वो 15% देंगे। लेकिन जो 12 देते थे अगर आप उनको 15 पे ले आए तो उनके लिए तो 3% का इंसिडेंस बढ़ गया, यानी उनकी प्रोडक्ट प्राइसिंग, गुड्स की प्राइसिंग या सर्विसेज की प्राइसिंग 3% से बढ़ जाएगी। तो हमारा सजेशन क्या होगा कि आप जब भी 15% का स्लैब बनाए तो एक बात का ध्यान रखें, आप ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज 15% में लेके ना आए जो 12% टैक्सेबल थे। आप फिर लोअर रेट पे ले जाए ना उसको। आपको यह बताना पड़ेगा कि हम अफोर्डेबल, आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज हम आम कंज्यूमर को देना चाहते हैं उस पे जीएसटी रेट का इंसिडेंस बर्डन ना पड़े। तो ये जो कवायद, ये जो डिस्कशन चल रही है रेट रैशनलाइजेशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने कहा भी है कि आप ये 3%, 5%, 12%, 18%, 28% को 3 स्लैब में डाल दीजिए। 3 स्लैब होने चाहिए। क्या 3 स्लैब होने चाहिए? एक आप 5% का स्लैब है 5% पे रखिए। एक आपका जो 12 और 15 का है उसमें भी ध्यान रखिए कि आप किस प्रोडक्ट को, 12 वाले प्रोडक्ट को 15 में ले जाएंगे तो 3% का इंसिडेंस बढ़ जाएगा, तो आप लोअर पे भी लेके आ सकते हैं। और जो 18 वाले हैं 15 पे आ सकते हैं। देखिए रेट कम करने से मैंने देखा है कि आपका जीएसटी कलेक्शन बढ़ता है क्योंकि इवेजन कम हो जाता है। जो लोग इवेजन कर रहे होते हैं, रेट का फायदा ले रहे होते हैं, रेट कम करने से मोर एंड मोर एप्लीकेशन, मोर एंड मोर कॉम्प्लायंसेस हमारे सिस्टम में आने लगते हैं। और एक जो 28% का स्लैब है आप उसको सिर्फ सिन गुड्स या लग्जरी गुड्स के लिए रखिए। अब 28% आप एसी को क्या आप लग्जरी मानेंगे या सिन मानेंगे? 28% का जीएसटी रेट है। सीमेंट जो कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी है, कंस्ट्रक्शन फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग एंड नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग, अगर उस पर 28% का जीएसटी रेट लगेगा तो 2022 तक जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम हर व्यक्ति को हाउसिंग फॉर ऑल करेंगे, बट सीमेंट पे अगर 28% लगेगा, और क्या सीमेंट लग्जरी आइटम है, क्या सिन गुड्स है? तो हमें समझना पड़ेगा जो 28% का स्लैब है। हाँ, मैं ये अप्रिशिएट करता हूं कि गवर्नमेंट ने मोर देन 200 प्रोडक्ट होते थे उसको कम करके आज 30 के आसपास ले आए हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर ऐसे कई प्रोडक्ट है जो मैंने अभी आपको बताया, एसी, सीमेंट, जिसपे 28% लगता है। तो मैं क्या चाहूंगा, गवर्नमेंट 28% का जो स्लैब है उसको सिर्फ 2 प्रोडक्ट के लिए रखे, सिन गुड्स जैसे आपका टोबैको हो गया, और लग्जरी कार्स जो होती है उसको 28% पे रखे। अदरवाइज ये अगर 6 स्लैब जो हम दिख रहे हैं उसको अगर हमने 3 स्लैब में डाल दिया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, इसमें ट्रेड को भागीदारी दी जाए। आप जब भी कोई चेंज करे, गवर्नमेंट जब भी कोई चीज फिक्स करे या स्लैब फिक्स करे, ट्रेड को भागीदारी दे, ट्रेड का इनपुट सजेशन ले और अकॉर्डिंगली फाइनलाइज करे। और वो आने वाले 10 सालों में उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। सर्टेनिटी, स्टेबिलिटी, आप बार बार चेंज करते रहेंगे तो स्टेबिलिटी नहीं आती है। तो मेरा सजेशन 12 से 15 में जो हम आ रहे हैं उस पर सोचना चाहिए कि हम कौन से प्रोडक्ट 15 में लेके आएंगे। ऑफ कोर्स 12 और 18 को मर्ज करके आपने 15 किया, रैशनलाइजेशन होगा,
सिंप्लीफिकेशन आएगी। हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि मोटे तौर पर जीएसटी में 4 टैक्स रेट्स हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। 5% यानी लोअर फ्लोर रेट में ज्यादातर आम जरूरत और खाने पीने की चीजें होती हैं, जबकि 28% वाले स्लैब में लग्जरी गुड्स आते हैं। एक रिपोर्ट और है जो कहती है कि सरकार 12% और 18% या 12 और 18% रेट्स को मर्ज करने के साथ ही 5% की जगह 8% का एक नया रेट ला सकती है। अगर ऐसा हुआ तो हमारी आपकी जेब पर क्या असर होगा? हमने रुक किया एक्सपर्ट का, जानते हैं उन्होंने क्या कहा। अगर आप 5% आज की रेट में देते हैं 100 रुपए पे, कल अगर मैंने उसे 8% कर दिया तो 3% आपकी प्राइसिंग बढ़ गई ना, हम सबकी, हर कंज्यूमर की बढ़ गई। और ये अभी पब्लिक डोमेन पे आ रहा है। बट अभी रिसेंटली मैंने रेवेन्यू सेक्रेटरी जो हमारे श्री तरुण बजाज जी हैं, उनने एक प्लेटफॉर्म पे कहा भी था कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, 5% का हम 8% नहीं करने जा रहे। पर ये सारी बातें तो पब्लिक डोमेन पे पहले से आ जा रही हैं। अगर 5 से 8 किया तो मैं इसको निगेटिव मानूंगा। क्यों मानूंगा? देखिए, 5% के स्लैब में हमने क्या रखा है? हमने वो बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज रखे हैं जो आम आदमी की नीड है, आम आदमी उसको उपयोग करता है। अगर आपने 5 को 8 कर दिया, 5% को 8% कर दिया, तो हमारी ओवरऑल प्राइसिंग बढ़ जाएगी। और प्राइसिंग किसके लिए बढ़ेगी? आम आदमी के लिए बढ़ेगी। अभी वैसे ही हम इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं। पेट्रोलियम और डीजल के प्रोडक्ट प्राइसिंग आप देख रहे हैं कि डे बाय डे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी हमारा बढ़ रहा है। अगर जीएसटी रेट आपने 5 से 8 कर दिया तो वो और ऐड करेगा इन्फ्लेशन को। यानी हमारी इकोनॉमी में जो जीडीपी ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं वो उसके लिए नेगेटिव होगा। तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है 5% स्लैब के साथ हम कोई छेड़खानी ना करें, 8 की बात ही ना करें, क्योंकि 5% का जो स्लैब है उसमें वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है जो हमारी आज की रोजमर्रा की जिंदगी के गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं, उसकी प्राइसिंग नहीं बढ़ानी चाहिए, वरना ये इन्फ्लेशन को ऐड करेगा और हमारे जीडीपी के लिए सही नहीं है। कुछ खाने पीने वाली चीजों पर जीएसटी रेट्स को लेकर बड़ी हैरान करने वाली खबरें आती रही हैं। कभी रेस्टोरेंट की रोटी और पराठे पर अलग टैक्स रेट की बात होती है, तो कभी पिज्जा टॉपिंग्स के चलते रेट बढ़ जाने की। आज अखबारों में सुर्खियां हैं कि सरकार ऐसी बेकरी वालों को नोटिस भेज रही है जिनके यहाँ किसी भी तरह का फूड सर्व होता है, इनसे 5% की जगह 18% टैक्स मांगा जा रहा है। कई शहरों में बेकरी आउटलेट्स में मोमो, समोसे या दूसरे स्नैक्स बेचने के लिए हायर रेट का डिमांड नोटिस थमाया गया है। खाद्य चीजों पर क्यों है इतना टैक्स विवाद, हमने ये भी एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की, आप भी सुनिए। ये जानना बहुत जरूरी है कि रेस्टोरेंट में हम कई चीजों को सर्व करते हैं। बेकरी प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। अभी आपने पिज्जा के ऊपर भी देखा था कि पिज्जा के ऊपर टॉपिंग कर दी तो 18%। आपने रोटी से पराठे की बात भी सुनी है, आपने ब्रेड से रस्क की बात भी सुनी है, डोसा की भी बात सुनी है, आइसक्रीम की बात भी आपने सुनी है। ये कंफ्यूजन क्यों और क्यों होना चाहिए? मैं तो ये कहता हूं कि जब रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, और गवर्नमेंट ने कहा है, उनका खुद का सर्कुलर है कि रेस्टोरेंट में आप जो भी लेंगे 5% का जीएसटी रेट लगेगा। आप कुछ भी खाइए, छोला भटूरा, पूरी सब्जी, पराठा रोटी, आलू पराठा, डोसा खाइए, पिज्जा खाइए, लस्सी पीजिए, जूस पीजिए, रेस्टोरेंट सर्विस है। रेस्टोरेंट सर्विस का मतलब क्या होता है? उस रेस्टोरेंट में कुक किया गया हो और सर्व किया गया हो। आपको यूनिफॉर्मिटी लानी चाहिए। अब आप जो भी रेस्टोरेंट में खाते हैं या पीते हैं, अगर वो रेस्टोरेंट के अंदर आता है तो 5% का जीएसटी रेट लगना चाहिए। अब ये कंफ्यूजन अगर हम क्रिएट करने लगेंगे कि पिज्जा के ऊपर पिज्जा की टॉपिंग कर दी गई तो 18% लग जाएगा, अगर ये हम कंफ्यूजन कर देंगे कि डोसा बन गया 18% लग जाएगा, फिर आपने रेस्टोरेंट सर्विस की मीनिंग को ही खत्म कर दिया। आप एक आइसक्रीम का एग्जाम्पल लीजिए, गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज कर रही है, इनके ऑफिसर इन बातों को खुद कंफ्यूज कर रहे हैं। अब मैं आइसक्रीम रेस्टोरेंट में खाऊंगा तो एज ए रेस्टोरेंट सर्विसेज ही लूंगा। अब आप कहते हैं कि रेस्टोरेंट को कुक नहीं किया जाता, वो तो मैन्युफैक्चर्ड होके आती है, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। तो आप खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आपने जीएसटी में कह रखा है कि रेस्टोरेंट में आप जो खाइए और पीजिए, जो आइटम आपको लेना है, जो आइटम आपको पीना है, 5% का जीएसटी रेट लगेगा। तो ये कंफ्यूजन हम सबके लिए अच्छा नहीं है, ये लिटिगेशन को बढ़ाता है और कंज्यूमर की भी समझ में नहीं आता कि जो रेस्टोरेंट वाले गलत तरीके से, मान लीजिए 18% चार्ज करते हो और 5% जमा कराते हो, ये कौन क्रॉस चेक करेगा?
कौन वेरीफाई करेगा? हमें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन देखना है, कंज्यूमर के हाथ में करेक्ट टैक्स चार्ज हो, और ये कंफ्यूजन को हटा देना चाहिए। आज मैं कितनी ऑनलाइन सर्विसेज घर पे खाना मंगाता हूँ, तो घर पे जब सामान मंगाता हूं तो मैं कोई भी आइटम मंगा सकता हूं। मैंने पिज्जा मंगा लिया टॉपिंग के साथ, तो क्या 18% लग जाएगा? गवर्नमेंट ने खुद सर्कुलर इशू किया हुआ है कि अगर कोई भी चीज जो रेस्टोरेंट में कुक होती है और सर्व होती है, सर्व का मतलब या वहां पे सर्व होती है या फिर आप ऑनलाइन डिलीवरी के जरिए ऑर्डर करते हैं, तो जीएसटी का रेट 5% लगेगा। आइसक्रीम के केस में मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि कंफ्यूजन गवर्नमेंट की तरफ से अराइज हुआ। उनने कहा आइसक्रीम मैन्युफैक्चर्ड हो गई, फिर उसको कोई कुक करने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन आप सोचिए, अगर रेस्टोरेंट में जाके मैं आइसक्रीम ही खा के आऊं, तो मैंने तो रेस्टोरेंट सर्विस ही ली ना। आप अगर इसको इस तरह से बाइफरकेट करेंगे तो कंफ्यूजन ही बढ़ेगा और लिटिगेशन ही बढ़ेगा, जो हमारा जीएसटी का मकसद नहीं है। जीएसटी का मकसद है गुड एंड सिंपल टैक्स। आप सिंपल कर दीजिए। क्या सिंपल कर दीजिए? कि अगर रेस्टोरेंट में कुकिंग एंड सर्विस कई बार आप रेस्टोरेंट में बैठ के खाते हैं, कई बार आप ऑर्डर दे के घर पे मंगाते हैं, 5% का जीएसटी विद नो आईटीसी। हाँ, कुछ रेस्टोरेंट हैं जो होटल में होते हैं और होटल की रूम टैरिफ 7,500 रुपए से ऊपर है, वहां पे जीएसटी का रेट 18% है, बट वहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो मैं तो ये चाहूंगा ये क्लैरिटी, और मेरी तरफ से मेरी सबमिशन तो यही है, आप रेस्टोरेंट में कुछ भी खाइए, छोले भटूरे, लस्सी, पूरी सब्जी, आलू पराठा, डोसा, पिज्जा, मोमोज, वो रेस्टोरेंट सर्विस में आएगा और 5% का जीएसटी रेट लगेगा विद नो आईटीसी, जो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह बेकरी में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब आप बेकरी के डिफरेंट प्रोडक्ट रेस्टोरेंट में सर्व करते हैं, तो वो 5% के जीएसटी रेट में आना चाहिए। हम क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं 5%, 12%, 18%? अरे जब मैं रेस्टोरेंट में जा रहा हूं और बेकरी के डिफरेंट प्रोडक्ट ले रहा हूं, तो रेस्टोरेंट सर्विस के अंदर ही आएगा ना। वहां मैं गुड्स खरीदने थोड़ा ही जा रहा हूँ, बेकरी को आप तरह तरह से बांट थोड़ी सकते हैं, वो रेस्टोरेंट सर्विस में ही आएगा और 5% का जीएसटी रेट लगना चाहिए। कोई कंफ्यूजन इस पे होना नहीं चाहिए, और मेरी ये राय है, ये 5% ही जीएसटी रेट लगेगा। जीएसटी लागू होने के बाद से पहली बार इस वित्त वर्ष में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन देखने में आ रहा है। पिछले कई महीनों से लगातार हर महीने 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जीएसटी रेवेन्यू आ रहा है। क्या इन्फोर्समेंट एजेंसियों की जांच पड़ताल और छापेमारी की वजह से ऐसा हो रहा है, या टैक्स पेयर्स की ओर से अपने आप ही टैक्स अनुपालन में तेजी आई है? देखिए एक्सपर्ट ने क्या कहा। देखिए, मैं तो ये देखता हूं, और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने जब इस बार का बजट 2022 का प्रेजेंट किया था, तो उनने भी कहा था कि जीएसटी कलेक्शन जो बढ़ रहा है वो 2 कारणों से बढ़ रहा है। इन्फोर्समेंट भी है और कॉम्प्लायंसेस भी है। इन्फोर्समेंट आप देखिए, कितने हमने फेक इनवॉइस और फेक क्रेडिट के केसेस देखे हैं जो निकल के आ रहे हैं। गवर्नमेंट अब उन सारे केस को पकड़ रही है। जब पकड़ रही है तो टैक्स का कलेक्शन बढ़ रहा है। दूसरा, आप कॉम्प्लायंसेस भी देखें, कॉम्प्लायंसेस में भी जीएसटी में ऐसे ऐसे प्रोविजन अब डाल दिए गए हैं जहां पे ये इंश्योर किया जा रहा है कि टैक्स इवेजन ना हो। वो कैसे कर रहे हैं? देखिए, अब ई इनवॉइसिंग कंपलसरी हो गया है। थ्रेशोल्ड लिमिट जो 20 करोड़ से ऊपर है, उनको कंपलसरी ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। ई वे बिल जनरेशन के लिए भी वो कंट्रोल और चेक कर रहे हैं। जहां भी इवेजन होता था, मान लीजिए आपने जीएसटीआर 1 भर दिया पर 3 भी नहीं भरा, तो ये सारी चीजें वो चेक कर रहे हैं, नोटिसेस भेज रहे हैं। इसके अलावा इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर और ऑडिट भी स्टार्ट हो गई है। तो अगर आप देखेंगे जीएसटी का कलेक्शन जो मेजरली अभी बढ़ रहा है, जो मैं समझ पा रहा हूं, इन्फोर्समेंट की वजह से ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ, कॉम्प्लायंसेस भी बढ़े हैं, मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए ओवरऑल जीएसटी के जो रजिस्टर्ड पर्सन है अराउंड 1,40,00,000 है आज की डेट में, और कॉम्प्लायंसेस की वजह से अगर जीएसटी का कलेक्शन बढ़ता तो मैं ज्यादा खुश होता। लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूं, कलेक्शन बढ़ने की मेन वजह है इन्फोर्समेंट की वजह से ये जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है। बट हमें कोशिश कहाँ करनी है? कॉम्प्लायंसेस को बढ़ाना है। और कॉम्प्लायंसेस हम कैसे बढ़ाएंगे? जब हम हैंड होल्डिंग करेंगे। जो हमारा स्मॉल टैक्स पेयर है, जिसको घबराहट है, जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेता और जीएसटी में नहीं आना चाहता, उसे ये बताना कि जीएसटी उसके लिए बहुत बड़ा कोई हवा नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है या कोई रिस्क नहीं है।
तो कॉम्प्लायंसेस पे हाँ ठीक है, इनने आईटीसी के प्रोविजन, इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रोविजन को बहुत रिस्ट्रिक्ट किया है। इनने GSTR 1 फाइलिंग, GSTR 3B फाइलिंग, सिक्वेंशियल फाइलिंग की ये बात कर रहे हैं, ई इनवॉइसिंग, ई वे बिल, कई चीजों को इनने डाला है। बट जो अभी कलेक्शन बढ़ने का जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है, वो इन्फोर्समेंट की वजह से ज्यादा आ रहा है। बट इन्फोर्समेंट के एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। हाँ, एक तरफ कलेक्शन भी बढ़ता है, पर दूसरी तरफ जो जेन्युइन एंड ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उसके अगेंस्ट में ईज ऑफ बिजनेस। मान लीजिए कोई ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, वहां भी आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दे, उन्हें परेशान करना स्टार्ट कर दे, तो ईज ऑफ बिजनेस खत्म हो जाता है। बट आपका क्वेश्चन अगर ये है कि जीएसटी का कलेक्शन जो मंथ ऑन मंथ बेसिस, जनवरी मंथ तो बम्पर कलेक्शन 1,40,000 करोड़ रुपीज, ऑन एन एवरेज 1,30,000 करोड़ रुपीज का कलेक्शन आज हो रहा है, तो ये अच्छी न्यूज है हम सबके लिए। जब अच्छी न्यूज है तो हमें यही करना चाहिए, जीएसटी कॉम्प्लायंसेस पे हमें ईज ऑफ बिजनेस, हैंड होल्डिंग, हमें वो स्मॉल और मीडियम टैक्स पेयर जो है उनको ये एहसास कराना चाहिए जीएसटी उनके अच्छे के लिए, उनके भले के लिए। कॉम्प्लायंसेस बढ़ेगा तो जीएसटी का कलेक्शन बढ़ेगा। इन्फोर्समेंट से आप कुछ दिनों के लिए तो कलेक्शन बढ़ा सकते हैं, बट वो रेगुलर नहीं होगा। तो आपको लार्जर टैक्स बेस बढ़ाना है और कॉम्प्लायंसेस को ईज करना है, जिससे आपका कलेक्शन बढ़े। ये मेरी सबमिशन होगी। अब बात टैक्स की चली है तो एक खास खबर, देश की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी पर पड़ी आईटी रेड की। आयकर विभाग ने आज दोपहिया बनाने वाली कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के कई ठिकानों और उसके चेयरमैन पवन मुंजाल के घर और दफ्तर पर छापेमारी की। कंपनी के अधिकारियों के घरों और कार्यालयों पर भी छापा मारा गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि गुरुग्राम, दिल्ली, चंडीगढ़ और कई शहरों में कंपनी के करीब 25 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स चोरी की आशंका में की गई कार्रवाई में इन ठिकानों से कई वित्तीय दस्तावेज जब्त हुए हैं, जिनकी जांच जारी है। गौरतलब है कि हीरो मोटोकॉर्प का कारोबार भारत ही नहीं करीब 50 देशों में फैला है। बाइक बाजार में घोर कंपटीशन के बावजूद देश के आधे दोपहिया बाजार पर इस कंपनी का कब्जा है। साल 2001 में ये दुनिया की सबसे बड़ी बाइक कंपनी रह चुकी है। कंपनी अब तक देश और दुनिया में 10 करोड़ से ज्यादा वाहन बेच चुकी है। अभी हाल ही में अपने इलेक्ट्रिक दोपहिया के लिए हीरो ट्रेडमार्क के लिए पवन मुंजाल की अपने चचेरे भाई के साथ लड़ाई दिल्ली हाई कोर्ट तक जा पहुंची थी और बाद में हीरो मोटोकॉर्प ने इसी महीने विडा नाम से अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया। इनकम टैक्स की छापेमारी हीरो मोटोकॉर्प तक ही सीमित नहीं है। कल ही देश के रियल एस्टेट दिग्गज हीरानंदानी ग्रुप के करीब 24 ठिकानों पर रेड डाली गई थी। चेन्नई और मुंबई में हुई छापेमारी में कंपनी की विदेशी संपत्तियों और ट्रस्टों में अघोषित निवेश की भी छानबीन की गई। विभाग को यहां करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी की आशंका है। पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के कई स्टार्टअप्स पर भी विभाग ने रेड डाली है। एक यूनिकॉर्न पर छापेमारी में तो 224 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। और अब चलते चलते मार्केट अपडेट्स। हालिया तेजी के बाद शेयर बाजारों में आज फिर गिरावट के झोंके आए। बीएसई सेंसेक्स 304 पॉइंट गिरकर 57,684 और एनएसई निफ्टी 69 पॉइंट्स नीचे 17,245 पर बंद हुआ। बैंकिंग और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। तो ये था आज का खर्चा पानी। आज का एपिसोड आपके लिए स्क्रिप्ट किया था हमारे साथी प्रमोद ने। देखते रहिए द लंदन टॉप। ख्याल रखिए। शुक्रिया।